ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी मशीन डिज़ाइन की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने शुरुआत की थी सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में, किस प्रकार से काम करती है, कौन कौन से पार्ट होते हैं जो अपना रोल अदा करते हैं। इस कहानी को एक्सप्रेस करने के लिए किसको क्या नाम से बुलाया जाता है, ये सब हमने डिटेल में जान लिया था पिछली वीडियो में। अब हम जानने वाले हैं इन पर कितना मैग्नीट्यूड काम कर रहा है। नोटेशन देखा जाए, इनके मैग्नीट्यूड को मापा जाए, समझा जाए इसे, तो किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। हर किरदार की एक अपनी अलग कहानी होती है, तो इससे पिछली वीडियो आप देख लें यदि आपको पता नहीं है। तो यहाँ पर इसमें रोटेशन मिलेगा ड्राइविंग शाफ्ट से, तो ये स्प्रिंग इसे बाहर जाने के लिए अलाउ करेंगी, अपनी दम है उतनी दम लगा देंगी और उसके बाद इसको एंगेज कर देंगे। एंगेज करने के बाद ड्रिवन शाफ्ट घूमने लगेगी, तो आपका जो क्लच सिस्टम है एंगेज हो जाएगा, टॉर्क ट्रांसफर हो जाता है। इसे आप टॉप व्यू देखें तो इस प्रकार से ड्रम नज़र आएगा। तो ये ड्रम आपको नज़र आ रहा है, यहाँ एंगेज हो जाएंगी, तो ये दोनों शाफ्ट एक दूसरे को रोटेशन प्रोवाइड कर देती हैं। और हमने ये भी जान लिया था स्प्रिंग फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेंगी, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ऊपर की तरफ कार्य करेगा। तो यहाँ पर कितना मैग्नीट्यूड होता है इनका, एक स्पीड होगी जहाँ पर ये स्प्रिंग फोर्स है मैक्सिमम होगा, दूसरी स्पीड होगी जो रनिंग स्पीड होगी जहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैक्सिमम होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ओमेगा 2 स्पीड पर होगा और स्प्रिंग फोर्स ओमेगा 1 स्पीड पर होगा। इन दोनों की वैल्यू यदि इस प्रकार से सब्सट्रैक्ट कर ली जाए तो नेट फोर्स निकाला जाए तो आपको Fn प्राप्त हो जाता है। नॉर्मल फोर्स की तरफ हम पहुंच जाते हैं। तो अभी हम स्टडी कर रहे हैं ओमेगा 2 स्पीड पर। यहाँ पर आपका सेंटर है, स्प्रिंग इसको घुमाकर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है। ये आपका कोई पार्ट है, इस प्रकार से मान लीजिए रोटेशन कर रहा है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है ओमेगा 1 स्पीड होगी एक, उस जब तक ये टच करेगा फ्रिक्शन इसमें स्टार्ट हो जाएगा, सरफेस को टच करेगा। उसके बाद ओमेगा 2 स्पीड होगी, जो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा, नेट फोर्स लग रहा होगा, वो किसके बराबर होगा, ओमेगा 2 स्पीड पर हम स्टडी कर रहे हैं। तो ओमेगा 2 स्पीड पर एट ओमेगा 2 स्पीड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन ईच स्प्रिंग, या प्रत्येक स्प्रिंग पर देखा जाए या शू पर देखा जाए कितना फोर्स लग रहा होगा, एफ सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होगा, एम आर ओमेगा के बराबर फोर्स लगता है। यदि कि सेंटर के सापेक्ष कोई बॉडी पार्ट एम मास का घूम रहा है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, बाहर की तरफ लगता है एम आर ओमेगा के बराबर, ओमेगा स्क्वायर के बराबर लगता है। तो यहाँ पर हम ओमेगा 2 स्पीड पर बात कर रहे हैं और रेडियस कितनी है इसकी, जो मास है उसकी आर जी है, स्पीड ओमेगा 2 है और एम मास है। तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर जी ओमेगा 2 स्क्वायर के बराबर होगा। ये टोटल फोर्स लग रहा है, आप समझ सकते हैं। स्पीड से घूमने के कारण जो शू है, ब्रेक शू, उस पर टोटल फोर्स लग रहा है, लेकिन इसमें से स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही है वो उसे अंदर की तरफ खींच रही है, वो किसके बराबर होगा, स्प्रिंग फोर्स ऑन ईच शू। प्रत्येक शू पर कितना स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, स्प्रिंग के द्वारा फोर्स लग रहा होगा, या कहा जाए जो फोर्स लगता है किसी स्पीड पर लगता है तो ओमेगा 1 स्पीड पर लग रहा है, तो एम आर जी ओमेगा 1 के स्क्वायर बराबर होगा। जो इतना मैग्नीट्यूड है तब तक स्प्रिंग इसे नीचे खींच कर रखते हैं, इससे अधिक जाने पर इतना फोर्स प्राप्त हो जाता है। तो ये इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो नेट फोर्स हमें प्राप्त हो जाएगा। तो नेट फोर्स बिटवीन शू एंड ड्रम, शू और ड्रम के मध्य में नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, एफ एन इजक्वल टू एफ सी माइनस एफ एस के बराबर लग रहा होगा। तो इन दोनों इक्वेशनों में से एक दूसरे को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू प्राप्त होती है एम आर जी, कॉमन ले लिया है, ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर। फिर से एक बार समझ लें आप, ये सेंटर है, ये स्प्रिंग लगी हुई है, ऊपर ये शू लगा हुआ है, इसमें आप रोटेशन प्रोवाइड करेंगे तो स्प्रिंग जब तक फोर्स लगाएगी इसमें, उसके मैग्नीट्यूड कितना है, एम आर जी ओमेगा 1 के स्क्वायर। उसके बाद ये ड्रम से टच कर जाएगा, लेकिन इसमें फोर्स लगता रहेगा तो बाहर तो जाएगा नहीं, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा, एम आर जी ओमेगा 2 स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये मैग्नीट्यूड लग रहा है, तो इन दोनों में से इनको सब्सट्रैक्ट कर दिया तो नेट फोर्स कितना बच रहा है, जो बाहर की तरफ लग रहा होगा, एम आर जी, ये रेडियस जो शू है उसकी सी जी से ली जा रही है, आर जी। ये पिछली वीडियो आप देख लें यदि सीरीज की आपने नहीं देखी है तो, ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर, ये नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड प्राप्त हो जाता है। इससे पिछली वीडियो आप देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्टों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ आपको पिछली वीडियो में बता दिए थे किस अल्फाबेट को किस नाम से या किस कारण से यहाँ पर जाना जा रहा है। अब आते हैं वीडियो के क्लाइमैक्स पार्ट की तरफ, जहाँ पर निचोड़ आने वाला है फ्रिक्शन। यदि हमें नॉर्मल फोर्स पता चल गया है तो फ्रिक्शन से आसानी से हम टॉर्क ट्रांसफर करवा सकते हैं। फ्रिक्शन फोर्स इन क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच है, उसमें किस प्रकार से फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, एफ आर के बराबर होगा। ये किसके बराबर होता है, म्यू एफ एन के बराबर होता है। नॉर्मल फोर्स को कोफिशिएंट ऑफ
फ्रिक्शन मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको फ्रिक्शन फोर्स प्राप्त हो जाता है। अब हमने देख लिया था एफ एन किसके बराबर प्राप्त हुआ था, हमें एफ एन एम आर जी ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर बराबर प्राप्त हुआ था। म्यू से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको फ्रिक्शन पता चल गया है। अब इस फ्रिक्शन के द्वारा टॉर्क ट्रांसफर बाई 1 सू, एक सू की हम बात कर रहे हैं तो टॉर्क ट्रांसफर कितना कर पाएगा इतने फ्रिक्शन से, T1 मान लेते हैं, T1 टॉर्क ट्रांसफर कर पा रहा है। तो टोटल कितना होगा, एफ आर मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियस से, जो आर डी ड्रम वाली रेडियस है वहां तक पहुंच गया है। यह कहा जाए फ्रिक्शन जो ड्रम वाली रेडियस है वहीं पर काम कर रहा है, तो एफ आर मल्टीप्लाई आर डी। अब यहाँ पर एफ आर की वैल्यू हमें पता है म्यू एम आर डी, और ये ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर, यहाँ पर आर जी ऐड कर दिया गया है। यह कहा जाए इस सेम वैल्यू में आपको आर डी मल्टीप्लाई करना है, बाकी सेम वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट कर दी गई है। अब यदि हम जानना चाहते हैं नाउ टॉर्क ट्रांसफर बाई एन नंबर ऑफ शूज, कितने शूज आप ड्रम में लगा रहे हैं सेम साइज के, तो जितने भी आप शूज लगाएंगे तो आपका जो टॉर्क है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप उसको, ये वैल्यू थी आपकी 1 शू की, तो इसको एन से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल टी एन जितने नंबर ऑफ लगे हुए हैं टॉर्क ट्रांसफर कर पाएंगे, जितने शू आपके लगे हुए हैं, तो एन मल्टीप्लाई म्यू एम आर जी आर डी मल्टीप्लाई है या ब्रैकेट में है ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पर आर जी एंड आर डी मस्ट बी इन मीटर, यहाँ पर ये मीटर में लेनी होंगी आपको, क्योंकि ओमेगा जो हम ले रहे हैं रेडियन में ले रहे हैं, रेडियन पर सेकंड, जो कि ऐसा यूनिट में है। तो यूनिट सेम करने के लिए यहाँ पर आप मीटर में लेंगे जो आपकी रेडियस दी गई है। तो टोटल टॉर्क कितना ट्रांसफर हो रहा है, आपका जो ऑटो क्लच है उसमें टॉर्क ट्रांसफर हो रहा है एन म्यू एम आर जी आर डी ब्रैकेट में ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर के बराबर। अब यदि बात की जाए कहाँ पर इनका इस्तेमाल होता है, तो एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच का कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, कहाँ कहाँ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, लेकिन दुनिया कहाँ कहाँ इसे इस्तेमाल कर रही है उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। यूज इन लाइट ड्यूटी व्हीकल लाइक मोपेड गोल्फ कार्ट्स, आपने देखा होगा छोटे व्हीकलों में इस प्रकार के जो क्लच हैं आजकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जैसा मोपेड स्कूटी विस्कूटी होती हैं अपनी विक्की विक्की ऐसा कुछ, ये गोल्फ कार्ट्स हैं जो घूमते रहते हैं ग्राउंड में, उनमें भी इस प्रकार की क्लच इस्तेमाल होती हुई आपने देखी होगी या फिर होती है, दुनिया करती है। यूज इन हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट लाइक अर्थ मूवर, जो भारी हैवी इक्विपमेंट हैं, भारी व्हीकल हैं, उनमें भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। उसका कारण है सेफ्टी रीजन, क्योंकि आप इंजन स्टार्ट कर लिया, आपने टॉर्क ट्रांसफर करना चाहते हैं, लेकिन ऑलरेडी इस पर लोड है, बीच में कहीं इंजन रुका हुआ है, तो वहाँ पर आप क्लच छोड़ेंगे तो इंजन दबाव खा जाएगा या फिर वो रिवर्स घूम सकता है, क्योंकि आपने इतना टॉर्क डेवलप ही नहीं किया है उस पर जो उसे सस्टेन कर पाए, बना के रख सके या उस पोजीशन को और होल्ड कर कर कैरी ऑन कर सके, आगे बढ़ा सके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर सेफ्टी एज इट डज नॉट एंगेज इमीडिएटली, जब ये, इसका एक बेनिफिट क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं, जो अपनी क्लच प्लेट है इसमें आप रेस बढ़ाते जाएंगे, टॉर्क ट्रांसफर करते जाएंगे, पावर इंक्रीज करते जाएंगे, तो एक लेवल पर जाकर जो क्लच है एंगेज होती है, डायरेक्ट एंगेज नहीं हो जाती। तो इसलिए इसका ये भी फायदा है। यूज इन हैवी इक्विपमेंट लाइक अर्थ मूवर क्रेन व्रेन में आपने देखा होगा, फॉर सेफ्टी एज इट डज नॉट एंगेज इमीडिएटली, ये तुरंत इमीडिएटली एंगेज नहीं होती है, तो इसलिए इसका ये फायदा भी रहता है। या फिर आपको पता चल गया है किस प्रकार से काम करती है, क्या क्या काम कर सकती है, किस काम में इसे इस्तेमाल लिया जा रहा है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर एक्स्ट्रा नोट ऐड कर सकते हैं। बार बार आपको सलाह दी जाती है नोट्स में आप ब्लैंक पेज डालते रहें, जिससे यदि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पाते हैं तो उन्हें भी आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं नोट्सों को डेंस और बेहतर बनाने के लिए। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। सेंट्रीफ्यूगल क्लच को बाय बाय टाटा कीजिए और अपना काम करते रहिए। तो चलिए हम भी विदा लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल क्लच के साथ साथ आपसे भी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।